दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। आज हम आपको तेनाली रामकृष्ण की बहुत मजेदार कहानी सुनाने वाले वीडियो को ध्यान पूर्वक और पूरा देखें। 5 गधों वाला सौदागर। बहुत मजेदार कहानी। एक बार महाराज कृष्णदेव राय और तेनाली राम साथ साथ पड़ोसी राज्य के एक शहर सौरभ नगर भ्रमण करने के लिए गए। दोनों सौदागर के वेश में थे। उन दिनों यह आम प्रचलन था कि राजा महाराजा जीवन और जगत में हो रहे परिवर्तनों को जानने के लिए समय समय पर ऐसे ही वेश बदलकर घूमने के लिए निकल जाया करते थे। सौरभ नगर में ये दोनों एक धर्मशाला में ठहरे। इस धर्मशाला में और बहुत से सौदागर ठहरे हुए थे। महाराज उत्सुकता से उन सौदागरों को अपने कमरे से निहार रहे थे। तेनालीराम ने उन्हें इस तरह उत्सुक देखा तो पूछा, क्या बात है महाराज, इस तरह आप हर आने जाने वालों को क्यों देख रहे हैं? यह तो धर्मशाला है। यहाँ इसी तरह लोग आते जाते रहेंगे। इनमें कोई अच्छा सौदागर होगा तो कोई बुरा। कोई बेशकीमती चीजें बेचने वाला होगा तो कोई बात बेचकर पैसे कमाता होगा। महाराज कृष्णदेव राय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तेनालीराम, मैं हर आने जाने वाले को नहीं देख रहा। मैं तो सामने के कमरे में ठहरे उस अजीबोगरीब परिधान वाले सौदागर को देख रहा है, जो अपने साथ 5 गधों को भी अपने कमरे में रखे हुए है और उन्हें प्यार से सहला रहा है। मैंने अब से पहले कमरे में पालतू कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, तोते, कबूतर आदि तो देखे थे, मगर किसी को अपने कमरे में गधा रखते नहीं देखा था। इस कारण ही मुझे उत्सुकता हो रही है कि अपने साथ कमरे में गधों को रखने वाला यह सौदागर कौन है तथा किस चीज के सौदे के लिए यहाँ ठहरा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज? हम लोग बाहर निकलेंगे तो यह बात आसानी से पता लग जाएगी। महाराज और तेनालीराम दोनों ही थोड़ी देर के बाद बाजार जाने के लिए अपने अपने कमरों से बाहर निकले। दोनों जब धर्मशाला के मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज तनिक ठहरिए। महाराज ने तेनालीराम की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा तो तेनालीराम ने कहा, आइए महाराज, धर्मशाला के व्यवस्थापक का कक्ष मुख्य द्वार के पास ही है। जरा चलिए, उस सौदागर के बारे में पता चल जाएगा कि वह कौन है, कहाँ से आया है और किस चीज का सौदा करता है। धर्मशाला के रोजनामचे में ये सूचनाएं गलत भी तो दर्ज हो सकती हैं, जैसे मेरे और तुम्हारे बारे में यह सूचना दर्ज है कि हम दोनों जवाहरातों की खरीद के लिए सौरभ नगर आए हैं। महाराज ने पूछा। जी हाँ महाराज, पर इसकी संभावना बहुत क्षीण है, तेनालीराम ने उत्तर दिया। वह कैसे? महाराज ने पूछा। वह ऐसे महाराज के आसपास, मेरा मतलब है कि सौरभ नगर के आसपास दूसरा राज्य केवल विजयनगर ही है। इस तरह छद्मवेश में किसी दूरस्थ राज्य का राजा यहाँ आए, उसका कारण भी तो होना चाहिए। संप्रति इस तरह का कोई कारण नहीं दिखता। सौरभ नगर की शासन प्रणाली ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई है। इस राज्य का अपना कोई अर्थस्रोत ही नहीं है। पर्यटन के लिए बाहर से जो लोग यहाँ आते हैं, उनसे ही यहाँ का राजस्व चलता है। दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आते रहें, इसलिए ही इस राज्य में मुक्त व्यापार प्रणाली अपनाई गई है। यही कारण है कि यहाँ विभिन्न राज्यों के सौदागर बिना किसी रोकटोक के आते हैं। महाराज ने तेनालीराम की ओर प्रशंसाभीष्टि से देखते हुए सोचा कि तेनालीराम इसीलिए तो महत्वपूर्ण है कि वह हर बात को सूक्ष्मता से समझता है। महाराज तेनालीराम के साथ धर्मशाला के व्यवस्थापक के कक्ष में गए। तेनालीराम ने व्यवस्थापक की ओर देखते हुए पूछा, वह गधे वाला सौदागर कौन? वह जो कंधार से आता है, व्यवस्थापक ने पूछा। असल में तेनालीराम के पूछने का ढंग ही ऐसा था कि व्यवस्थापक को महसूस हुआ कि उसका उस सौदागर से पूर्व का संबंध है। व्यवस्थापक ने तेनालीराम से कहा, आप सामने के गलियारे से सीधे चले जाएं।
अंतिम दाईं तरफ के कमरे में वह मिल जाएगा। इस बार वह क्या लाया है? तेनालीराम की ओर व्यवस्थापक ने आश्चर्य से देखा, फिर कहा, वही 5 गधे। अरे भाई, बात बेचने वाला और क्या लाएगा? तेनालीराम ने जब यह सुना तब महाराज से कहा, चलें, उससे मिल ही लें। असल में व्यवस्थापक की बातें सुनकर तेनालीराम की उत्सुकता उस गधे वाले सौदागर के प्रति बढ़ गई थी। चलते चलते तेनालीराम ने व्यवस्थापक से पूछा, आप उसके गधों को भी कमरे में रहने देते हो? व्यवस्थापक ने हंसते हुए कहा, गधा मत कहो। उसका एक गधा 2 आदमी के बराबर है हमारे लिए। सौदागर एक कमरे में रहता है मगर 11 कमरों का किराया चुकाता है। तेनालीराम की उत्सुकता और बढ़ गई। वह महाराज के साथ सौदागर के कमरे की ओर चल पड़ा। महाराज की भी दिलचस्पी उस सौदागर के प्रति हो आई थी। तेनालीराम ने कंधार वाले सौदागर के कमरे के सामने पहुंचकर द्वार खटखटाया। वैसे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और सौदागर अपने गधों को सहला रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो 2 सौदागरों को दरवाजे पर खड़ा पाया, किंतु बिना कोई प्रतिक्रिया जताए वह फिर अपने गधों को सहलाने लगा। तेनालीराम और महाराज चकित रह गए कि इस सौदागर ने उन्हें कुछ कहा नहीं। फिर तेनालीराम ने ही पहल की और पूछा, आ जाओ। तुम्हारी मर्जी, सौदागर गधे को सहलाते हुए बोला। उसकी आंखें गधे पर इस तरह टिकी थीं मानो वह गधा न हो, दुनिया की कोई नायाब वस्तु हो। तेनालीराम और महाराज दोनों कमरे में प्रवेश कर गए, लेकिन उसने उन्हें बैठने को नहीं कहा और गधे को उसी तरह सहलाता रहा मानो वह संसार का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा हो। तेनालीराम और महाराज पास की दीवार के सहारे कमरे में बिछी चटाई पर बैठ गए। सौदागर ने अपने 5 गधों में से 2 गधों को कमरे में लगी 2 खटियों से बांध दिया। उसके 3 गधे खुले रहे। पहली बार सौदागर ने उन दोनों की ओर बहुत प्रेम से देखा, लगभग उसी दृष्टि से जिस दृष्टि से वह अपने गधों को देख रहा था। फिर उन्हें मुस्कुराता हुआ देखता रहा, कुछ बोला नहीं। महाराज ने फिर चुप्पी तोड़ी, सुना, कंधार से आते हो? सौदागर ने उनके प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया और महाराज के सामने हाथ फैला दिया। बोला, मैं उत्तर देने के पैसे लेता हूं। निकालो 5 स्वर्ण मुद्राएं, फिर बात करो। यदि तुम्हारा साथी भी कुछ जानना चाहे तो उसके भी 5 स्वर्ण मुद्राएं। तुम क्या बताओगे? वह सौदागर उसी तरह मुस्कुराता हुआ उन दोनों को मौन देखता रहा। उसके चेहरे पर निश्चिंतता थी और हाथ उसी तरह स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए बढ़े हुए थे। महाराज ने अपनी जेब से स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाली और उसमें से 10 के स्थान पर 11 स्वर्ण मुद्राएं गिनकर सौदागर के हाथ में रख दी। सौदागर ने एक स्वर्ण मुद्रा अपनी हथेली से निकालकर तलखी के साथ महाराज के हाथ पर धर दी। सुल्तान बख्शिश नहीं लेता, देता है, ध्यान रखना। मैं मन का बादशाह है। पहली बार महाराज को अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति मिला था जिसकी आवाज में ऐसा प्रभाव था कि उनका व्यक्तित्व उससे आच्छादित हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, तो आच्छादित, इसका नाम सुल्तान है। फिर मन में शंका हुई, कहीं यह कंधार का सुल्तान तो नहीं? नहीं, अगर ऐसा होता तो यह स्वयं को मन का बादशाह नहीं कहता। चाहे जो हो, आदमी है दिलचस्प। सुना, बातें बेचते हो? महाराज ने पूछा। सौदागर ने फिर अपनी हथेली आगे बढ़ाई और कहा, प्रति प्रश्न 1 स्वर्ण मुद्रा। एक व्यक्ति 5 प्रश्न केवल। महाराज ने 1 स्वर्ण मुद्रा उसकी हथेली पर रख दी। सुल्तान फिर मुस्कुराया। महाराज, कृष्णदेव राय इस अजीब सौदागर के अंदाज के कायल तथा उसके व्यक्तित्व और व्यवहार से सम्मोहित से हो गए। तेनालीराम चुपचाप उस व्यक्ति को देखता रहा। सुना, तुम कंधार से आए हो। हम लोग तुम्हारे सामने वाले कमरे में ठहरे हैं। तुम्हारे कमरे में गधों को देखकर तुमसे मिलने की इच्छा हुई।
हम लोग कुछ दिन और रुकेंगे। तुम कब तक रुकोगे? सुल्तान ने अपनी हथेली फिर बढ़ा दी और महाराज को देखते हुए मुस्कुराता रहा। महाराज ने एक स्वर्ण मुद्रा उसकी हथेली पर फिर से रख दी। जब तक तुम दोनों की तरह तीन और उत्सुक सौदागर न आ जाए तब तक। महाराज ने उसकी हथेली पर एक स्वर्ण मुद्रा रखते हुए पूछा, तुमने अपने साथ इन गधों को क्यों रखा है? सुल्तान मुस्कुराया, यही मेरे अन्नदाता हैं। महाराज ने पूछा, कैसे? और एक स्वर्ण मुद्रा सुल्तान की हथेली पर रख दी। जो आता है वह इन गधों के बारे में ही बातें करता है, सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज ने एक स्वर्ण मुद्रा और उसकी हथेली पर रखी और पूछा, इन गधों में ऐसी क्या विशेषता है? आज का इंसान जिन सूक्ष्म तरंगों को व्यवहार में लाता है वह सब कुछ। जैसे? पूछते हुए महाराज ने एक स्वर्ण मुद्रा बढ़ाई, मगर सुल्तान ने अपना हाथ वापस खींच लिया और महाराज के सामने 5 स्वर्ण मुद्राएं गिनकर अपनी जेब में रख लीं। महाराज समझ गए, अब सौदागर सुल्तान बातें नहीं करेगा। तब उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने सौदागर की हथेली पर पहली स्वर्ण मुद्रा रखते हुए कहा, पहले गधे पर क्या लदा है? राजा महाराजा के उपयोग में आने वाला अत्याचार, सुल्तान ने उत्तर दिया। दूसरे गधे पर? तेनालीराम ने सुल्तान की हथेली पर एक स्वर्ण मुद्रा और रखी। पंडितों और विद्वानों के काम आने वाला अहंकार, सुल्तान ने उत्तर में कहा। तीसरी स्वर्ण मुद्रा हथेली पर रखते हुए तेनालीराम ने पूछा, और तीसरे गधे पर? सुल्तान ने उत्तर दिया, धनवानों के काम आने वाला ईर्ष्या भाव। चौथी मुद्रा सुल्तान की ओर बढ़ाते हुए तेनालीराम ने पूछा, चौथे पर? अधिकांश के उपयोग में आने वाली बेईमानी। तेनालीराम मुस्कुराया और एक स्वर्ण मुद्रा पुनः सुल्तान की हथेली पर रखते हुए कहा, और पांचवें गधे पर? औरतों के काम आने वाला छल, कपट और प्रपंच। तेनालीराम और महाराज उठकर उस सौदागर के कमरे से बाहर निकल आए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। महाराज ने कहा, मूर्ख बन गए। तेनालीराम ने कहा, अरे नहीं महाराज, वास्तव में यह सौदागर बातों का धनी है और खड़ी बातें करता है। उसने अपने व्यवहार से समझा दिया था कि वह अपने ग्राहकों को गधा समझता है। उसने 2 गधों को खूंटे से बांधकर बता दिया कि हम दोनों उसके सम्मोहन में बंध चुके हैं। गधों को अन्नदाता बताकर उसने बात और साफ कर दी। उसने यह भी ठीक कहा कि जो भी आता है गधों से जुड़े प्रश्न ही करता है। युग की प्रवृत्तियों को उसने सूक्ष्म तरंग बताया। उसकी बातें साफ थीं और सच्ची थीं। कंधार से यहाँ आने के बाद वह केवल 5 जिज्ञासुओं से बातें कर लौट जाता है और इन 5 से उसे इतनी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाती हैं कि उसका गुजारा चल जाता है। लेकिन यह तो ठगी है, महाराज ने कहा। ठगी क्या महाराज? छद्मवेश में घूमना ठगी से कम है क्या? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए पूछा और फिर कहा, मुझे तो इस व्यक्ति से मिलकर प्रसन्नता हुई जो बातें बेच रहा है और मुझ जैसों को और सजग होने के लिए प्रेरित कर रहा है। महाराज चुप हो गए। तेनालीराम मुस्कुराते हुए सोचने लगा, इस दुनिया में बुद्धि का उपयोग करने वाले निराले लोग भी हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 299 का चक्कर बहुत मजेदार कहानी। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे लोगों की फरियाद सुन रहे थे। उनके पास उस दिन एक विचित्र समस्या लेकर एक फरियादी आया। फरियादी ने अपनी समस्या महाराज के सामने इस प्रकार रखी, महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे पास एक मकान है जिसमें 2 कमरे हैं। एक कमरे में मैं रहता हूं तथा दूसरे कमरे में एक किराएदार। मेरा किराएदार एक मोची है जो दिन भर बाजार में लोगों के जूतों की मरम्मत करता है और रात को घर आकर घंटों पूजा करता है। महाराज चकराए, अरे यह तो अच्छी बात है।
तब तो मोची भला आदमी है। ऐसे आदमी से तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ महाराज, वह भला आदमी है। मुझे समय पर किराया अदा करता है। किसी बात की कभी झिकझिक खिचखिच उसने मेरे साथ नहीं की है। रोज सुबह जगकर स्नान ध्यान करने के बाद ही वह अपने काम के लिए निकलता है, फरियादी ने कहा। तो फिर परेशानी क्या है? महाराज ने पूछा। महाराज, शाम को जब मोची पूजा करता है तब वह हाथ में ढोलक लेकर उसे पीटते हुए जोर जोर से भजन गाता है। उसके भजन गाने से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है उसकी ढोल से, जिसकी धमक से मैं घंटों परेशान रहता है और सो नहीं पाता, फरियादी ने कहा। महाराज को फरियादी की वास्तविक परेशानी का अनुमान लग गया। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने तेनालीराम से पूछा, क्यों तेनालीराम? इस फरियादी का दुख दर्द दूर करने का तो एकमात्र उपाय यही है कि इसका कमरा खाली करा दिया जाए। नहीं महाराज, तेनालीराम ने कहा, इस तरह के समाधान से तो मोची ही नहीं, फरियादी भी परेशान हो उठेगा। वह कैसे? महाराज ने पूछा। महाराज, फरियादी ने साफ साफ कहा है कि वह गरीब आदमी है। 2 कमरों के मकान का एक कमरा किराए पर देने से यह बात साफ हो जाती है कि उसे पैसों की जरूरत है, तभी वह एक कमरा किराए पर देने के लिए विवश हुआ है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। फिर क्या समाधान है? महाराज ने पूछा। महाराज, यदि यह फरियादी 99 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उसे समस्या से मुक्त करा दूंगा, तेनालीराम ने कहा। महाराज ने पूछा, फरियादी, क्या तुम 99 रुपए खर्च करने की स्थिति में हो? यदि समस्या से मुक्ति मिल जाए तो मैं 99 क्या 100 रुपए भी खर्च कर सकता है, फरियादी ने कहा। नहीं, केवल 99 रुपए, इस बार यह बात तेनालीराम ने कही। जी हाँ श्रीमान, मैं 99 रुपए खर्च कर सकता हूँ, फरियादी ने कहा। तो ठीक है, जाओ और 99 रुपए गिनकर एक मखमल की थैली में डाल दो। और जिस समय मोची कमरे में नहीं हो, उस समय उसके कमरे में वह थैली डाल दो। ऐसा करने के 1 सप्ताह बाद आकर महाराज को उसके भजन का हाल बताना। अब जाओ और जाकर वही करो जो मैंने तुम्हें बताया है, तेनालीराम ने कहा। फरियादी महाराज के दरबार से बहुत आशंकित मन से लौटा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसकी समस्या का कोई समाधान है। वह मन ही मन सोचता जा रहा था, आज के जमाने में गरीबों की कौन सुनता है कि राजा महाराजा सुनेंगे। खैर चलो, यहाँ आए तो 99 के चक्कर में पड़े, न आते तो अच्छा था। अपने घर पहुंचकर फरियादी ने मखमल की थैली में 99 रुपए गिनकर डाले और मोची के कमरे में फेंक आया। उसे इसका कोई परिणाम मिलने की आशा नहीं थी। दूसरी तरफ महाराज भी तेनालीराम की सलाह से सहमत नहीं थे। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुमने उस फरियादी को 99 रुपए की थैली मोची के कमरे में फेंकने की सलाह तो दे दी, लेकिन इससे क्या होगा, मुझे बताओ। महाराज, इससे मोची 99 के चक्कर में पड़ जाएगा, तेनालीराम ने हंसते हुए कहा। 99 के चक्कर में? महाराज ने चौंक कर फिर पूछा। यह 99 का चक्कर क्या है? मुझे खुलकर बताओ, साफ साफ। महाराज, यह मोची किसी के पास काम नहीं करता, यह अपनी दुकान लगाता है। मतलब यह हुआ कि इस मोची में भी पैसे वाला बनने की लालसा है। अब जब उसे मखमल की थैली में 99 रुपए मिलेंगे तब वह उन्हें खर्च करने की कतई नहीं सोचेगा। वह सबसे पहले उस थैली में अपने 1 रुपए मिलाकर उन्हें 100 रुपए में बदलेगा। इसके बाद वह इन 100 रुपयों को 200 रुपयों में, 200 रुपयों को 500 रुपयों में, 500 रुपयों को 1000 रुपयों में बदलने के लिए लालायत हो उठेगा। महाराज,
अब मोची को 99 के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलने वाली, तेनालीराम ने विश्वासपूर्वक कहा। मगर तुम्हारी बात मान भी ले तो फरियादी की समस्या का हल कहाँ हुआ? तुमने तो मोची को 99 के चक्कर में डालने का इंतजाम भर किया है। महाराज की संशयुक्त वाणी फूटी। बस 7 दिन तक धैर्य रखें महाराज, तेनालीराम ने महाराज से अनुनयपूर्वक कहा। महाराज मौन हो गए, लेकिन उनके मन में तेनालीराम की इस विचित्र सलाह का परिणाम जानने की उत्सुकता बनी रही। ठीक 7वें दिन वह फरियादी दरबार में उपस्थित हुआ। उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। जैसे ही उसे अवसर मिला, वह महाराज के सामने आया और मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। महाराज ने फरियादी से पूछा, क्या हाल है फरियादी? तुम्हारी समस्या बनी हुई है या? फरियादी ने तत्परता से उत्तर दिया, महाराज, अब कोई समस्या नहीं है। अरे, यह चमत्कार कैसे हुआ? महाराज ने विस्मय से पूछा। महाराज, जिस दिन मैंने मोची के कमरे में थैली फेंकी, उस रात मोची ने थोड़ी देर तक भजन गाया। उसके दूसरे दिन भी थोड़ी देर तक भजन गाया, लेकिन उसके बाद से वह रोज रात को जूते गांठने के काम में लगा रहता है। बाजार से लौटने के बाद भगवान के सामने दीप जलाकर प्रणाम करता है और अपने काम में लग जाता है। महाराज, मुझे अब उससे कोई शिकायत नहीं है। मैं रोज रात को चैन की नींद सोता है। महाराज ने देखा, तेनालीराम मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 3 एक बार महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम के साथ घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए विजयनगर के निकटवर्ती जंगल में गए। दोनों ने इच्छा भर शिकार किया और वापसी के लिए घोड़ा घुमा लिया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन्हें समझ में आ गया कि वे राह भटक गए हैं। दोनों भटकते भटकते थककर चूर हो चुके थे। घोड़े पसीने से लथपथ थे। सूर्य दक्षिण पश्चिम के कोण तक पहुंचने ही वाला था। महाराज यह सब देखकर हताश हो रहे थे। उन्होंने तेनालीराम से कहा, अब क्या होगा तेनालीराम? आखिर हम लोग कब तक जंगल में भटकते रहेंगे? हमारे घोड़े भी थक चुके हैं, उन्हें भी विश्राम चाहिए। जिस तरह प्यास के मारे हमारा गला सूख रहा है, उसी तरह इन घोड़ों को भी प्यास लगी होगी। देखते नहीं किस तरह हौफ रहे हैं घोड़े। महाराज, धैर्य के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अच्छा है कि हम एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहें, तेनालीराम ने कहा। दोनों के घोड़े दौड़ते रहे। थोड़ी देर के बाद तेनालीराम ने महाराज से खुश होते हुए कहा, महाराज, सामने देखिए, पेड़ पर बगुलों का झुंड बैठा हुआ है। तो इसमें खुश होने की क्या बात है? तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो तेनालीराम मानो विजयनगर वापसी की राह मिल गई हो। महाराज ने तेनालीराम से कहा। जी हाँ महाराज, बगुलों के दिखने से यह संभावना भी दिखने लगी है कि शीघ्र ही हमें नगर वापसी की राह बताने वाला कोई न कोई मिल जाएगा। खाने के लिए कुछ मिले न मिले, पीने के लिए पानी अवश्य मिल जाएगा, तेनालीराम ने कहा। यह तुम किस आधार पर कह रहे हो? महाराज ने पूछा। महाराज, बगुलों के आधार पर, तेनालीराम ने उत्तर दिया। क्या मतलब? महाराज ने पूछा। मतलब यह महाराज की बगुलों के झुंड का यहाँ होना यह संकेत दे रहा है कि आसपास ही कोई नदी बह रही है, तेनालीराम ने कहा। महाराज खुश होते हुए बोले, अरे, मेरे ध्यान में तो यह बात ही नहीं आई थी। तुम ठीक कह रहे हो तेनालीराम, ऐसा हो सकता है। थोड़ी दूर घोड़ा और दौड़ा, तब तेनालीराम ने भूमि पर बड़े पत्तों वाली लताएं बिछी हुई देखीं। इन लताओं के कुछ पत्तों पर जानवरों के खरों और पंजों के कीचड़ सने निशान थे। इनमें से कुछ निशान कच्चे थे तो कुछ सूखे यानी गीली मिट्टी वाले निशान और सूखी मिट्टी वाले निशान।
तेनालीराम ने महाराज को उन निशानों को दिखाते हुए कहा, महाराज, घोड़े को उस ओर ले चलें जिधर से पंजों और खुरों के निशान आते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा कहते हुए तेनालीराम ने स्वयं अपना घोड़ा मोड़ लिया। महाराज समझ नहीं पाए कि तेनालीराम किन निशानों की बात कर रहा है। वे थक चुके थे और पसीने से लथपथ हो चुके थे। उन्हें बोलने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए उन्होंने चुपचाप घोड़े को तेनालीराम के घोड़े के पीछे लगा दिया। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी। दोनों ने नदी की धारा में हाथ में 9 हाथ धोए, फिर जी भर के पानी पिया। जब उनकी प्यास बुझ गई तब वे अपने घोड़ों को ले आए। दोनों घोड़ों ने भी पानी पिया। महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, मैं कामना करता है कि दूसरी संभावना भी सच साबित हो जाए। जी हाँ महाराज, नदी है तो आसपास कोई बस्ती भी होगी। पहले थोड़ा विश्राम कर लें, फिर देखते हैं कि आगे क्या है। इतना कहकर तेनालीराम ने दोनों घोड़ों को ऐसे स्थान पर ले जाकर बांध दिया जहां हरी घास दूर तक भूमि पर आच्छादित थी। उसने घोड़ों को वहीं छोड़ दिया और स्वयं महाराज के पास आ गया। उसने महाराज से कहा, महाराज, आइए नदी के किनारे बालू पर हम लोग थोड़ी देर लेट लें। थोड़े विश्राम के बाद सोचेंगे कि अब क्या करना है और किधर जाना है। महाराज थके हुए तो थे ही, उन्होंने बालू पर लेटते हुए कहा, लेकिन तेनालीराम, थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी। ऊपर से यह नदी का किनारा है। कभी भी कोई जंगली जानवर इधर पानी पीने के लिए आ सकता है। महाराज के पास ही तेनालीराम लेट गया और कहा, महाराज, जंगली जंतुओं से भय की आवश्यकता नहीं। इस समय यदि कोई भी जीव इधर आया तो विश्वास कीजिए कि वह शिकार करके अपना पेट भर चुका होगा। वैसे भी मनुष्य से सभी भी जानवर स्वयं भयभीत रहते हैं, इसलिए भयरहित होकर हम लोग थोड़ी देर विश्राम करें। अभी उन लोगों को विश्राम के लिए लेटे कुछ समय ही बीता था कि एक प्रौढ़ महिला हाथ में घड़ा लिए नदी से पानी लेने के लिए आई। उसने घड़े को पानी में डुबोया तो उसमें जाते पानी की गड़गड़ ध्वनि से महाराज और तेनालीराम दोनों का ध्यान उस ओर गया। उन दोनों ने नदी की ओर देखा और प्रसन्न हो गए। महाराज ने प्रसन्न होते हुए तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, तुम्हारा दूसरा अनुमान भी सच साबित हुआ। चलो महिला से पता करें विजयनगर जाने का रास्ता। दोनों महिला के पास पहुंचे। महिला ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि ये दोनों राजसी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। अवश्य इनमें से कोई राजा है। ऐसा सोचकर उसने दोनों को नमस्कार किया और पूछने लगी, राह भटक गए हो राजन? महाराज उस महिला की शालीनता से बहुत प्रभावित हुए और महिला से कहा, हाँ माता, हम दोनों राह भूल गए हैं। जंगल में भटकते भटकते थक गए हैं और भूखे हैं। महिला ने उनसे कहा, कोई बात नहीं, अब तुम दोनों मेरे साथ मेरी झोंपड़ी में चलो। झोंपड़ी में जो कुछ है उससे अपनी भूख मिटाओ। घोड़ों को ले चलकर झोंपड़ी के पास बांध देना। घोड़ों के चारे की व्यवस्था भी मैं कर देंगी। सुबह जहां कहीं भी जाना है चले जाना। पल दो पल में अब सूरज डूब जाएगा, रात हो जाएगी और जंगल में रात को अनजान राह पर भटकना खतरे से खाली नहीं। कहते हैं कि भी जंतुओं की शक्ति रात्रि में कई गुना बढ़ जाती है। महाराज और तेनालीराम के समक्ष उस महिला का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वे दोनों उस महिला के साथ उसकी झोंपड़ी में चले गए। महिला की झोंपड़ी जंगल में बसे एक छोटे गांव में थी। 5-6 परिवारों वाले इस गांव में 15-20 लोग ही रहते थे। वनपत्रों और शिकार पर उनका जीवन आधारित था। महाराज और तेनालीराम दोनों ही भूख से बेहाल थे। महिला ने उन्हें गुड़ और चने के उपयोग से बनाया गया पेठा दिया। महाराज को यह पेठा बहुत स्वादिष्ट लगा।
दूसरे दिन सुबह महिला ने उन दोनों को विजयनगर की राह दिखा दी और वे दोनों विजयनगर चले आए। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। महाराज और तेनालीराम नियमित राजभवन जाते। वहां दोनों में बातचीत होती। एक दिन महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, मुझे वह पेठा खाने की बड़ी इच्छा है। कहीं से चने गुड़ के पेठे की व्यवस्था करो। तेनालीराम ने विजयनगर की एक दुकान से महाराज के लिए पेठा मंगवा दिया, मगर महाराज को इस पेठे में वह स्वाद नहीं मिला। दूसरे दिन महाराज ने तेनालीराम को बताया कि कल जो पेठा खाया उसमें वह बात ही नहीं थी जो उस जंगल वाली महिला के पेठे में थी। तेनालीराम ने किसी दूसरी दुकान से महाराज के लिए पेठा मंगा दिया, मगर महाराज को उससे भी संतुष्टि नहीं मिली। इस प्रकार महाराज को बारी बारी से विजयनगर की सभी दुकानों के पेठे खिलाए गए, मगर महाराज को उस महिला की झोंपड़ी में मिले पेठे का स्वाद नहीं मिला। अंततः एक दिन तेनालीराम ने महाराज से जंगल में उस महिला से मिलने चलने के लिए कहा। महाराज सहर्ष तैयार हो गए। दूसरे दिन सुबह दोनों जंगल में उस महिला की झोंपड़ी की ओर चल दिए। महिला की झोंपड़ी तक पहुंचते पहुंचते दोनों थककर चूर हो गए। उन्हें भूख भी जोरों की लगी थी। महिला की झोंपड़ी में जब वे दोनों पहुंचे तब महिला उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने उन दोनों को बैठने के लिए चटाई बिछा दी, पीने के लिए पानी दिया। महाराज ने महिला से कहा, माँ, मुझे चना गुड़ का पेठा खिलाओ। तुम्हारे हाथ का पेठा खाने के लिए ही मैं यहाँ आया है। महाराज की अपनापन भरी बातें सुनकर महिला बहुत प्रसन्न हुई। उसने तुरंत महाराज के लिए पेठा बनाया। इस बीच तेनालीराम ने महिला को बता दिया था कि चना गुड़ का यह पेठा महाराज को कितना पसंद है और कैसे विजयनगर की हर दुकान का पेठा खाने के बाद भी महाराज को उसके हाथ से बने पेठे का स्वाद नहीं मिला और वे पेठा खाने जंगल में आ गए। पेठा बनाकर महिला ने महाराज और तेनालीराम के लिए परोस दिया। महाराज ने पेठा खाने पर पाया द्विभी स्वाद, वही मिठास। वे पेठे के स्वाद में खोसे गए। जी भर के पेठा खाया और महिला के पेठे की खूब प्रशंसा की। महिला ने पेठे के स्वाद का रहस्य खोलते हुए कहा, राजन, जब तुम पहली बार पेठा खाए थे उस दिन भी तुम्हें खूब जोरों की भूख लगी थी। जंगल में भटकने के कारण श्रमजनित थकन से तुम क्लांत से थे। शरीर से खूब पसीना बह चुका था। इस प्रकार तुम्हारे शरीर के रगरग को नई ऊर्जा के लिए आहार की आवश्यकता थी और आज भी तुम्हारी स्थिति उस दिन जैसी ही है। सच है कि यह पेठा भी वैसा ही पेठा है जैसा विजयनगर की दुकानों में मिलता है। दरअसल बात यह है कि जब भी श्रम करने के बाद भूख लगती है तब भोजन करने पर उसका स्वाद अद्वितीय लगता है। दरअसल बात यह है कि महिला की बात से महाराज और तेनालीराम बहुत संतुष्ट हुए। महाराज ने महिला को ढेर सारा धन उपहार में दिया और वहां से विजयनगर वापस आ गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें कहानी पसंद आई हो तो। 4 दोस्तों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय सिंहासन पर विराजमान थे। सभा में तर्क वितर्क चल रहा था। सभासद अपनी अपनी बुद्धि और वाक्पटुता से यह प्रमाणित करने में लगे थे कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सृष्टि की विशिष्ट रचना है। प्रकृति में एक से बढ़कर एक जंतु हैं। कोई बहुत छोटा तो कोई बहुत विशाल। कोई अकेला विचरण करता है तो कोई समूह में। कोई इतना शक्तिशाली है कि बड़ा पेड़ उखाड़ डालता है। किसी को पेट भरने के लिए सरसों का एक दाना काफी है और किसी को अपना पेट भरने के लिए किसी बड़े जानवर का शिकार करना पड़ता है। इतनी विचित्रतापूर्ण सृष्टि में एक मनुष्य ही है जिसने अपनी बुद्धि से इन सहस्त्रों कोटि के जीवों की प्रकृति को समझा है और उनसे लाभ लेने की कला में पारंगत हुआ है। हिंस्त्र जानवर शेर को भी उसने अपनी मेधा के बूते पालतू बना लिया है। वह हाथी जैसे विशालकाय जीव पर सवारी करता है।
बात व्यक्ति की क्षमता से होते होते हुए उसके आचार व्यवहार पर उतर आई। तर्क वितर्क का दौर जारी रहा। महाराज कृष्णदेव राय अपने आसन पर बैठे अपने सभासदों की वाक्पटुता और उनके ज्ञान का आनंद उठा रहे थे। महाराज का एक सभासद अपने आसन पर निर्लिप्त भाव मने बैठा था। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह सभा में चल रही चर्चा के दौर में कोई रुचि रखता हो। महाराज कृष्णदेव राय उसकी ओर कई बार देख चुके थे। उसकी निर्लिप्तता बनी हुई थी। महाराज ने सोचा शायद वह किसी अन्य विषय पर विचार कर रहा है। उन्होंने उसे टोका नहीं। सभा में अब सभासद कुछ और बुलंदी से बोलने लगे थे। एक सभासद ने कहा, कुछ लोग भ्रम में जीते हैं कि अच्छा वस्त्र पहन लेने से ही उन्हें सम्मान मिलने लगेगा। सच तो यह है कि व्यक्ति को सम्मान उसके बाह्य आवरण के कारण नहीं, अपितु आंतरिक गुणों के कारण मिलता है। बोलने वाले सभासद के होठों पर ऐसा कहते समय व्यंग्यभरी मुस्कान तैर गई और उसने वक्रष्टि से सभा में बैठे उस सभासद की ओर देखा जो निर्लिप्त भाव में सभा में बैठा था और अब तक कुछ बोला नहीं था। तभी एक दूसरे सभासद ने पूर्ववक्ता की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगा, ठीक कहते हो भाई। इन दिनों यह प्रवृत्ति देखने में आ रही है कि कुछ लोग ललाट पर चंदन लगाकर पंडित या ज्ञानी होने का स्वांग करते हैं। उनका स्वांग भले ही कुछ लोगों को भ्रमित कर दे, लेकिन ज्ञान की परख रखने वालों की दृष्टि से उनकी वास्तविकता छुपी नहीं रह सकती। ज्ञानी जानते हैं कि तिलक लगा लेने मात्रा से कोई पंडित नहीं हो जाता। पांडित्य के लिए तिलक की आवश्यकता ही क्या है? पांडित्य तो अध्ययन और मनन की स्वाभाविक परिणति है। उसने भी उस सभासद की ओर कटाक्ष भरिष्टि से देखा। उसे ऐसा करते महाराज कृष्णचंद्र राय ने देख लिया और वे भाप गए कि सभा में इस समय जो विमर्श हो रहा है उसके केंद्र में उनका वह सभासद है जो अब तक मौन बैठा है, निर्लिप्त और निस्पंद सा, मानो इन बातों में कोई सार ही न हो। महाराज अपने इस सभासद की योग्यता के कायल थे। वे जानते थे कि अध्ययन और योग्यता की उसमें कोई कमी नहीं है। उन्हें अपने इस सभासद का मौन खल रहा था। वे चाहते थे कि वह बोले और व्यक्ति के बाह्य आवरण और आंतरिक गुणों पर अपने विचार व्यक्त करे, मगर वह सभासद था कि किसी भी कटाक्ष पर ध्यान नहीं दे रहा था और न किसी के तर्क पर अपनी कोई प्रतिक्रिया ही प्रकट होने दे रहा था। महाराज से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने उस सभासद की ओर देखा और उसे टोका, तुम मौन क्यों हो? तुम भी अपने विचार व्यक्त करो। सभा में इतनी देर से चर्चा का दौर चल रहा है, तुम भी तो बताओ कि वस्त्र तो केवल तन ढकने के लिए अपेक्षित है, फिर क्यों कुछ लोग बाह्य सज्जा पर अनाप शनाप व्यय करते हैं? असली सौंदर्य तो मन का सौंदर्य है, फिर क्यों वस्त्राभूषण अलंकरण पर इतना ध्यान दिया जाता है? उस सभासद ने अपने आसन से उठकर महाराज के सामने हाथ जोड़ लिए। यह सभासद कोई और नहीं, गुंटूर जिले के गलीपाड़ू ग्राम से विजयनगर आया कृष्ण स्वामी तेनालीराम मुदलियार था, जिसे हाल में ही महाराज ने अपना सभासद बनाया था। महाराज को अभिवादन करने के बाद तेनालीराम ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं इस सभा में चल रहे विचार विमर्श को गंभीर नहीं मानता। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता है कि इन बातों का न तो कोई अर्थ है और न ही ये बातें किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकती हैं। मेरी इस धारणा के प्रति आम सहमति भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायः सभी सभासदों की राय है कि वस्त्र का प्रयोजन मात्रा तन ढकना होना चाहिए, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता। सभा में अभी जो भी बातें हो रही हैं, उसका प्रयोजन मुझे नहीं लगता कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। मुझे तो लगता है कि ये बातें केवल बातों के लिए हो रही हैं, जिससे सभा का समय कट जाए। मुझे इस तरह की बातों में कोई रुचि नहीं है महाराज, जिसके कारण मैं मौन है। महाराज को तेनालीराम से इस तरह के उत्तर की प्रत्याशा नहीं थी, जिसके कारण वे विस्मित हो गए, मगर उन्हें लगा कि उसने जो कुछ भी कहा है वह सच है
फिर भी उनकी उत्सुकता बनी रही कि आखिर इस विषय में तेनालीराम स्वयं क्या सोचता है। इसलिए उन्होंने तेनालीराम से कहा, नहीं तेनालीराम, यह शून्य प्रश्न टालने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी राय व्यक्त करनी ही चाहिए। इतने लोगों ने इस प्रसंग में सभा के समक्ष अपनी राय रखी और तुमसे सबकी यही अपेक्षा होनी चाहिए कि तुम भी अपनी सोच से सभा को अवगत कराओगे। जो आज्ञा महाराज, तेनालीराम ने विनम्रतापूर्वक कहा और एक भरपूरष्टि सभासदों पर डाली। सभा में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। फिर खुसुर फुसुर की आवाजें उभरने लगीं। तेनालीराम सभा में अपने आसन के पास खड़ा था। माथे पर रेशमी साफा बांधे आभिजात्य परिधान में सजे तेनालीराम को देखकर सभासदों की फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं। उनमें से कुछ सभासद खींखी करके हंस भी रहे थे। महाराज ने भी सभासदों की फुसफुसाहटों और दबीदबी सी हंसी को सुना और वे समझ गए कि सभासद तेनालीराम के वस्त्र आदि को लक्ष्य करके हंस रहे हैं। महाराज, तेनालीराम ने गंभीर स्वरों में कहना आरंभ किया, परिवेश और परिस्थिति के अनुकूल परिधान पहनना नीति अनुकूल है। समाज में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए उचित परिधान का उपयोग करना व्यवहार शास्त्र का प्रारंभिक उपदेश है। व्यक्ति के आंतरिक गुणों का ज्ञान तो तब होता है जब उसे बोलने का अवसर प्राप्त हो, किंतु वस्त्र तो दूर से ही बतला देता है कि उसे धारण करने वाला व्यक्ति किस उचित आसन का अधिकारी है। तो तुम कहना चाहते हो कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों की अपेक्षा उसका बाह्य परिधान अधिक महत्वपूर्ण है? महाराज ने प्रश्न किया और सभासद ही करते हुए हंसने लगे। हंसने वाले सभासद इस बात पर प्रसन्न थे कि महाराज कृष्णदेव राय के प्रश्न में तेनालीराम के विचारों से असहमति के संकेत थे। तेनालीराम उसी सहजता से बोल पड़ा, नहीं महाराज, मैं तो यह कह रहा है कि परिधान के अभाव में व्यक्ति के आंतरिक गुणों की पहचान नहीं हो पाती और व्यक्ति को उपेक्षित होना पड़ता है। महाराज ने विस्मय भरिष्टि से तेनालीराम को देखा। सभासदों ने शोर करते हुए तेनालीराम की टिप्पणी से असहमति जताई। महाराज ने थोड़ी देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर धीरे से पूछा, तेनालीराम, सारे सभासद लगता है तुम्हारी राय से सहमत नहीं हैं। क्या अब भी तुम अपनी टिप्पणी पर ढो? जी हाँ महाराज, मैंने जो भी कहा उसमें मेरा कुछ भी नहीं। यह आर्ष वचन है और शाश्वत है, चिरंतन है। यह हर युग में ऐसा ही था, है और रहेगा, तेनालीराम ने कहा। तुम इसे प्रमाणित कर सकते हो? महाराज ने पूछा। उचित अवसर पर तेनालीराम ने उत्तर दिया। उस दिन सभा उसी समय विसर्जित हो गई। सभासदों में एक विशेष प्रकार की खुशी थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि महाराज तेनालीराम के उत्तर से सहमत नहीं हैं। ये सभासद तेनालीराम के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे, क्योंकि वह प्रायः बहुमूल्य परिधान पहनकर सभा में आया करता था। विद्वान तो वह था ही। सभा में उसकी टिप्पणियां सबसे भिन्न और सटीक हुआ करती थीं, जिसकी प्रायः महाराज सराहना करते थे। यही कारण था कि सभासदों में तेनालीराम के प्रति ईर्ष्या का भाव था। इस घटना के कुछ दिन बाद विजयनगर में एक समारोह का आयोजन हो रहा था। महाराज कृष्णदेव राय के पिता के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह समारोह इस बार विशेष उल्लास के साथ मनाया जा रहा था, क्योंकि यह वर्ष महाराज कृष्णदेव राय के पिता की शतवार्षिकी जन्मोत्सव का वर्ष था। महाराज स्वयं समारोह की तैयारियों पर दृष्टि रख रहे थे। राजभवन को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया था। आमोद प्रमोद के लिए विविध कार्यक्रम चल रहे थे। विजयनगर के सभ्रांत परिवारों को महाराज ने भोजन का आमंत्रण दिया था। कुछ पड़ोसी राजाओं को भी राजनयिक संबंध दृढ़ करने के उद्देश्य से महाराज ने निमंत्रण भेजा था। तेनालीराम सहित सभी सभासदों को महाराज कृष्णदेव राय ने स्वलिखित आमंत्रण पत्र भेजकर जन्मोत्सव समारोह के बाद अपने साथ रात्रि का भोजन करने का न्योता दिया।
था। सभासदों को राजभवन के द्वार पर पुष्पमाला पहनाकर ससम्मान भोजन कक्ष तक पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई थी। रंग-बिरंगे परिधानों में सजीधजी परिचारिकाएं इधर-उधर मंडरा रही थीं। शाम ढल चुकी थी। शरद पूर्णिमा की चांदनी का उजास फैला हुआ था। राजभवन की बगिया में लगी रजनीगंधा की भीनी भीनी सुगंध से वातावरण महमह कर रहा था। तभी राजभवन के द्वार पर एक विचित्रासा शोर उभरने लगा। प्रहरी एक भिखमंगे को राजभवन के द्वार से धक्का देकर दूर भगाने में लगे थे और वह भिखमंगा सश व्यक्ति चीख चीख कर बोल रहा था, मुझे मत भगाओ, मुझे राजभवन के भोजन कक्ष तक पहुंचा दो। मैं भिखमंगा नहीं है, मैं महाराज का आमंत्रित अतिथि हैं। मुझे निरात मत करो, मैं पंडित हैं, काव्यशास्त्रा का ज्ञाता हूं, मेरे साथ उचित व्यवहार करो। शोर सुनकर महाराज स्वयं राजभवन से बाहर आए और उचटती सीष्टी उस व्यक्ति पर डाली तथा प्रहरियों से कहा, इस आदमी को थोड़ा भोजन देकर यहाँ से दूर भगाओ, अतिथियों के आने का समय हो रहा है। शोर करने वाले व्यक्ति ने महाराज की ओर देखा और मुस्कुराया। चांदनी के उजास में महाराज को उसकी मुस्कान पहचानी सी लगी, मगर महाराज आयोजन की हड़बड़ी में थे, इसलिए उस व्यक्ति पर अधिक ध्यान नहीं दिया और राजभवन में चले गए। प्रहरी उस व्यक्ति को भगाते उससे पहले ही वह व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में महाराज के आमंत्रित अतिथियों का आगमन होने लगा। एक से बढ़कर एक परिधान में सजे धजे लोगों के आने का क्रम थोड़ी देर तक जारी रहा, फिर थमसा गया। राजभवन के भोजन कक्ष मने लोगों की सजधज देखकर ऐसा लगता था मानो कुबेर के कक्ष में देवताओं की जमघट लगी हो। महाराज स्वयं अतिथियों को आसन ग्रहण करने के लिए उनके लिए निर्धारित आसनों की ओर इंगित कर रहे थे। सभी आसन भर चुके थे, मात्र तेनाली राम का आसन रिक्त था। महाराज बार बार उस रिक्त आसन की ओर देखते और फिर प्रवेश द्वार की ओर उनकी दृष्टि जाती। मन ही मन महाराज को तेनाली राम की अनुपस्थिति उत्तेजित कर रही थी। वे सोच रहे थे कितना ढीठ है यह तेनाली राम। उसे यह ज्ञान है कि भोजन किसके सानिध्य में करना है, फिर भी वह निर्धारित समय पर नहीं आया। लेकिन मन में उठते आक्रोश को पी जाने के अलावा महाराज कर भी क्या सकते थे। वहां उपस्थित सभासदों को तेनाली राम की अनुपस्थिति से उसके विरुद्ध आग उगलने का अवसर मिल गया। वे आपस में तेनाली राम की अनुपस्थिति का मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता तेनाली राम अपनी पगड़ी की तहें सजाने में लगा होगा, तो कोई कहता अरे भाई तेनाली राम अपनी रेशमी धोती का फेंटा कसने में लगा होगा, फेंटा कस ले तो आएगा। और इस तरह की बातें खत्म भी नहीं हो पाती कि सभी ही करने लग जाते। अंततः तेनाली राम ने भोजन कक्ष में प्रवेश किया। सचमुच बहुत आकर्षक परिधान में सजाधजा था तेनाली राम। महाराज ने उसकी ओर आग्रहष्टि से देखा मगर कुछ कहा नहीं। ष्टिमात्रा से ही उन्होंने तेनाली राम के प्रति अपना आक्रोश अभिव्यक्त कर दिया। बड़े और सामर्थ्यवान लोग परिस्थिति विशेष में अपनी आंगिक भंगिमाओं से ही अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। महाराज के मनोभावों को समझते हुए तेनाली राम ने महाराज के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, महाराज क्षमा करें, यहाँ समय पर उपस्थित नहीं हो पाया। क्या कहेंगे? दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।